तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई एक साउथ कोरियन थ्रिलर सीरीज को, जिसका नाम है स्क्विड गेम सीजन 3। सीजन 1 और 2 को मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, पहले उसे देख लें। उसके बाद सीजन 3 को कंटिन्यू करें, वरना आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो सीजन 3 का पहला एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहां सीजन 2 एंड हुआ था, सीढ़ियों पर, जहां प्लेयर्स और गार्ड्स के बीच में झगड़ा हो रहा है। प्लेयर 145 अपनी बंदूक गार्ड्स को दे देता है, लेकिन फिर भी उसे गोली मार दी जाती है। प्लेयर 246 को साइड में धक्का दिया जाता है। वो गार्ड से गुहार लगाता है कि उसकी बेटी बहुत बीमार है तो उसे ना मारे, लेकिन फिर भी उसे गोली मार दी जाती है, लेकिन वो मरता नहीं है। वो फीमेल गार्ड नो यूल वहां पर आती है और प्लेयर 246 से कहती है कि अगर जिंदा रहना है तो आंखें बंद कर लो। वो वैसा ही करता है। नो यूल उसकी गर्दन पे स्कैनर चलाती है और फिर सारे गार्ड्स को ऐलान करती है कि प्लेयर 246 अब गेम से बाहर हो चुका है। फिर उसका शरीर एक ताबूत में डाला जाता है और एक मेल गार्ड काफी खुश होता है कि वो फीमेल गार्ड अब उसकी टीम में है। वो पूछता है कि अब वो क्या करना चाहती है। नोयुल कहती है, मुझे ऑपरेशन रूम देखना है। जब उसे वजह पूछी जाती है तो वो कहती है, अब हम पार्टनर्स हैं तो हमारे बीच कोई राज नहीं होनी चाहिए। उधर मेन रूम में एक ताबूत लाया जाता है जहां बाकी प्लेयर्स इंतजार कर रहे थे। प्लेयर 120 ह्यूनजू ताबूत खोलती है और अंदर गीहुन को देखकर वो चौंक जाती है। वो उसकी नब्ज चेक करती है और सबको बताती है कि वो अभी भी जिंदा है। दूसरी तरफ एक बोट पर गार्ड्स एक मिसिंग आदमी को ढूंढ रहे थे, उनका ड्रोन ऑपरेटर, जिसे कैप्टन पार्क ने चोरी छिपे समंदर में धक्का दे दिया था। कैप्टन पार्क कहता है कि उसे लगा वो गार्ड नशे में था। जूनहो का पार्टनर वू सियोक कहता है कि उसने रात 3 बजे के आसपास कुछ आवाजें सुनी थी और उस आदमी को डेक पर उसने देखा था। जूनहो बॉडी ढूंढना चाहता है, लेकिन कैप्टन पार्क उसे रोक देता है। उसी समय वो ड्रोन ऑपरेटर की बॉडी को हम एक आइलैंड के पास चट्टानों पर पड़ी हुई देखते हैं। रात में अपने बेड पर लेटा हुआ गीहुन सोते सोते फ्रंटमैन के साथ आखिरी लड़ाई को याद करता है। फिर प्लेयर 149, 7, 222 और 120 उसे उठाते हैं। गीहुन उठता है और आसपास देखता है। वो पूछता है, बाकी लोग कहाँ हैं? प्लेयर 120 कहती है, कोई भी नहीं बचा। फिर वो पूछती है, तुम्हारा दोस्त जंगबे कहाँ है? गीहुन उदास हो जाता है और उसे फ्रंटमैन के वो शब्द याद आते हैं जो उसने जंगबे को मारने से पहले कहे थे। तभी गार्ड्स अंदर आते हैं और बताते हैं कि और भी 35 प्लेयर बाहर हो चुके हैं और अब इनाम की रकम 36.9 बिलियन वॉन हो गई है। अगर सब इसे शेयर करे तो हर किसी को 660 मिलियन वॉन मिलेंगे। गार्ड्स कहते हैं कि अब दोबारा वोटिंग होगी कि गेम जारी रखना है या नहीं। गीहुन आगे आता है और गार्ड से पूछता है, मुझे क्यों बचाया, बाकियों को क्यों मरने दिया? वो गार्ड के बंदूक को अपने सिर पे रख देता है और कहता है, मुझे मार डालो, लेकिन गार्ड ऐसा नहीं करते। फ्रंटमैन अपने कमरे से सब कुछ देख रहा था। तभी उसे कैप्टन पार्क का कॉल आता है। पार्क बताता है कि वो लोग किसी नए ड्रोन ऑपरेटर को ढूंढने के लिए किनारे गए हैं। फ्रंटमैन कहता है, जब तक गेम्स खत्म नहीं होते कोई भी इस आइलैंड तक पहुंचना नहीं चाहिए। पार्क पूछता है, अगर यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया तो? फ्रंटमैन ठंडे अंदाज में कहता है, तो सबको मार दो, यहाँ तक के जूनहो को भी। उधर मेन रूम में दोबारा वोटिंग हो रही है। गीहुन वोट नहीं करता क्योंकि उसे हैंडकफ करके रखा गया था। प्लेयर्स अभी भी 2 हिस्सों में बटे हैं, लेकिन अब ज्यादातर लोग गेम में बने रहना चाहते हैं। तभी एक्स साइड का एक प्लेयर डरते डरते आगे जाता है और ओ वाला बटन डाल देता है। दूसरी तरफ फ्रंटमैन एक गार्ड से मिलता है। गार्ड बताता है कि 8 मैनेजर और 27 सोल्जर मारे जा चुके हैं। फ्रंटमैन उसे कहता है, नई टीम बना दो और जो बिल्डिंग टूटी हुई है उसे ठीक करवाओ। इसके बाद ताबूत को इंसिनरेटर मतलब के जलाने वाली जगह की तरफ भेजा जा रहा था, लेकिन प्लेयर 246 वाला ताबूत अचानक ऑपरेशन रूम की तरफ चला जाता है क्योंकि उस पर ऑर्गन डोनेशन वाला निशान होता है। एक मेल गार्ड फीमेल गार्ड को बेसमेंट में ले जाता है। रास्ते में वो पूछता है, तुमने शूटिंग कहाँ से सीखी और बॉर्डर क्रॉस क्यों किया? नोयुल कहती है, सब खत्म होने के बाद बात करेंगे, पहले मुझे ऑपरेशन रूम देखना है। वोटिंग के नतीजे आते हैं। ज्यादातर लोग गेम में बने रहना चाहते हैं। प्लेयर 100 गीहुन से मजाक में कहता है कि उसका तो प्लान ही था ज्यादा लोगों को हटवाने का। उसे एक्टिंग के लिए ताना भी मारा जाता है कि उसने खुद को मारने की बात नाटक के लिए की थी, लेकिन फिर सभी तालियां भी बजाते हैं क्योंकि इनाम की रकम बढ़ गई है। प्लेयर 44 गीहुन के पास आकर कहती है कि अब तू हर दिन अपने दोस्तों की चीखें सुनेगा जब तक कि तू मर नहीं जाता। गीहुन गुस्से में उसका गला पकड़ लेता है क्योंकि उसे बेड से बांध दिया गया था, तो वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। बाकी 2 प्लेयर आकर उसे हटाते हैं। इधर ऑपरेशन रूम में 3 आदमी प्लेयर 246 को टेबल पे डालते हैं। मेल और फीमेल गार्ड्स भी वहां पहुंचते हैं। मेल गार्ड कहता है
हम एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, इसीलिए यहाँ मास्क नहीं पहनते। तो नोयुल भी अपना मास्क हटा लेती है। जैसे ही वो लोग 246 का ऑपरेशन शुरू करने वाले होते हैं, नोयुल अचानक से पास वाले गार्ड से भिड़ जाती है और उसकी बंदूक छीन लेती है। वो बाकी गार्ड से कहती है अपने हथियार नीचे रखो। एक गार्ड छुपकर टेबल के नीचे से बंदूक निकालता है, लेकिन नोयुल उसे गोली मार देती है। बाकी गार्ड्स भी उस पर गोली चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सबसे पहले शूट कर देती है। फिर वो उस गार्ड के पास जाती है जिसने उसे नीचे लाया था और कहती है, मैंने बॉर्डर क्रॉस इसलिए किया था क्योंकि मैंने अपने कमांडर के सिर में गोली मार दी थी। फिर वो उसे भी शूट कर देती है। अब सिर्फ एक गार्ड बचा हुआ था जो ऑपरेशन करता है। नोयुल कहती है, अगर ये मर गया तो मैं तुझे भी मार डालूंगी, और वो उसे बचाने को बोलती है। मेन रूम में प्लेयर 124 के पास थैनोस की नेकलेस से निकली 5 गोलियां होती है। उनमें से वो एक गोली लेता है। बाकी प्लेयर्स खाना खा रहे होते हैं। प्लेयर 333 प्लेयर 222 को खाना देता है। गीहुन खाना भी नहीं खाता, भले ही प्लेयर 149 उसे खाना देती है। प्लेयर 120 माफी मांगती है कि वो बाकियों के लिए हथियार नहीं ला पाई। प्लेयर 7 जो कि 149 का बेटा है, वो प्लेयर 388 मतलब के डेहो पर गुस्सा करता है क्योंकि वो हथियार लाने के लिए गया था लेकिन वो आया नहीं। वो डर के बैठ गया। गीहुन चुपचाप प्लेयर 388 को घूरते रहता है। बोट पर जुनहो मैप पर उन आइलैंड्स को मार्क कर रहा था जहां वो पहले ढूंढ चुके हैं। वो स्यूक खाना और ड्रिंक लाता है और कैप्टन पार्क की बात छेड़ता है। वो कहता है कि जब जुनहो को गोली लग गई थी तो वो समंदर में गिर गया था और कैप्टन पार्क ने उसे बचाया था। वो आगे बताता है कि जब ड्रोन ऑपरेटर गायब हुआ था तब उसने कैप्टन पार्क को डेक पर स्क्रू ड्राइवर पकड़े देखा था। जुनहो कैप्टन पार्क पे शक नहीं करना चाहता था, लेकिन वूसियो कहता है कि उसे तो कैप्टन पे शक है। फिर जुनहो गुस्से में कहता है कि तू तो खुद उस रात ड्रोन ऑपरेटर के साथ शराब पी रहा था, और वूसियो की बातों को वो इग्नोर कर देता है। रात में जब सब सो रहे थे, गीहुन लगातार डेहो को घूरते रहता है और उसकी नींद खुलती है तो वो देख लेता है कि गीहुन उसे घूर रहा था। तभी गार्ड्स अंदर आते हैं और कहते हैं अगले गेम के लिए रेडी हो जाओ। फ्रंटमैन को खबर दी जाती है कि वीआईपीज पहुंच चुके हैं। जब प्लेयर्स सीढ़ियों के ऊपर जाते हैं, वहां की दीवारों पर गोलियों के निशान होते हैं। बीच में कुछ डेड बॉडीज भी लटक रही होती है। गेम नंबर 4 शुरू होता है। बताया जाता है कि प्लेयर्स को 2 टीमों में बांटा जाएगा, रेड और ब्लू। सभी को एक मशीन से हैंडल घुमाकर या तो रेड या तो ब्लू बॉल निकालनी है। दूसरी तरफ डॉक्टर ने प्लेयर 246 की सर्जरी कर दी, लेकिन वो कहता है कि उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है और उसके पास खून नहीं है। फीमेल गार्ड कहती है मेरा खून ले लो। उधर गेम में प्लेयर्स रैंडमली अपना टीम बनाते हैं। एक माँ और बेटा अलग अलग टीम में चले जाते हैं। गीहुन रेड टीम में शामिल होता है। ये गेम का नाम है हाइड एंड सीक। ब्लू टीम के पास 30 मिनट है। या तो बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढो या ऐसी जगह छिपो के पकड़े ना जाओ। रेड टीम को उन्हें ढूंढकर मारना है। अगर रेड टीम के कोई भी प्लेयर एक ब्लू प्लेयर को नहीं मारता तो रेड टीम के उस प्लेयर को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। हर ब्लू टीम प्लेयर को एक बॉक्स मिलता है जिसमें के एक नेकलेस और एक चाबी होता है। प्लेयर्स को बताया जाता है कि जो चाबी उन्हें मिली है वो गेम एरिया के दरवाजे को खोलती है। हर दरवाजा किसी एक नए एरिया की तरफ जाता है, लेकिन एक बार दरवाजा खुल गया तो उसे दोबारा बंद नहीं किया जा सकता। रेड टीम को भी एक बॉक्स दिया जाता है और हर बॉक्स में एक चाकू होता है ताकि वो बाकी प्लेयर्स को मार सकें। ब्लू टीम गुस्से में है क्योंकि उनके पास कोई हथियार नहीं है, लेकिन रेड टीम कहती है तुम्हारे पास चाबी है भागने के लिए। तभी एक गार्ड ऐलान करता है अगर कोई अपनी टीम बदलना चाहता है तो वो अभी कर सकते हैं। बोट पर नया ड्रोन ऑपरेटर आता है। उधर वूसियोक जुनहो को कॉल करता है और कहता है कि आज वो बोट पे नहीं जाएगा, उसे कुछ चेक करना है। अगर उसे कुछ मिलेगा तो वो कॉल करेगा। वूसियोक एक कार में बैठता है और साथ बैठे आदमी से कहता है हमारे पुराने बॉस की मौत हो गई, हमने रॉक पेपर सीजर -1 खेला था, बहुत लंबी कहानी। प्लेयर 44 ब्लू टीम से आगे आती है और कहती है मैं तुम्हें आजादी दिलाऊंगी, लेकिन सिर्फ 4 प्लेयर्स ही उसकी बात सुनते हैं। प्लेयर 1 और प्लेयर 24 प्लेयर 125 के पास जाते हैं, उसे छिपने की टीम में आने के लिए मनाते हैं। प्लेयर 24 कहता है मैंने हमारी ही टीम की एक औरत को मार डाला और तूने देखा लेकिन बचाया नहीं, अब सब मर चुके हैं, अब हमें साथ रहना होगा। वो थैनोस के नेकलेस को दिखाता है और कहता है अब एक साथ चलना होगा। प्लेयर 333 म्यूंगी प्लेयर 222 जूनही से टीम बदलने की बात करता है। कहता है कि तुम तो किसी को मारोगी नहीं तो टीम बदल लो, मैं किसी को मार डालूंगा, उसके बाद मैं तुम्हें बचाने के लिए आ जाऊंगा। 222 मना कर देती है तो 333 कहता है तो तुम मुझे मार डालो और भाग जाओ, कम से कम तुम और तुम्हारा बच्चा तो जिंदा रहेगा। माँ और बेटा भी स्विच की बात करते हैं। बेटा कहता है मुझे चाकू दे दो, तो माँ कहती है मैं किसी और से स्विच कर लूंगी। बेटा कहता है हम साथ रहेंगे तो मारे जाएंगे। माँ कहती है तू तो किसी को मार नहीं सकता, तेरे बस की बात नहीं। बेटा जवाब देता है तुम भी तो नहीं मार पाओगी। प्लेयर 100 गीहुन से टीम बदलने की कोशिश करता है, लेकिन गीहुन ठंडी नजर में उसे घूरता है और कुछ नहीं कहता।
प्लेयर 388 एक लड़की से स्विच करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो मना कर देती है। तभी उसकी नजर फिर से गीहून पे जाती है जो उसे लगातार घूरे ही जा रहा था। वो उसे पूछता है कि आखिर मुझे घूर क्यों रहा है, मेरी गलती क्या थी, हम वैसे भी नहीं जीतते। फिर वो गीहून को पकड़ के चिल्लाने लगता है लेकिन गार्ड्स आकर उसे रोकते हैं। फिर अनाउंसमेंट होता है, गेम जल्दी शुरू होने वाला है। बोट पर कैप्टन पार्क जूनहो से पूछता है वो सियो कहाँ है। जूनहो कहता है उसे फैमिली इमरजेंसी आ गई है। कैप्टन पार्क शक में कहता है मुझे लगता है वो सियोक डर के भाग गया। ब्लू टीम अब मेन रूम से निकलती है गेम शुरू करने के लिए। माँ और बेटे ने अब रोल बदल लिए हैं। बेटा कहता है मैं जल्दी से सब कुछ निपटा कर आपको ढूंढ लूंगा। माँ कहती है मैं छिप सकती हूँ, तुम्हारे पापा मुझे बहुत मारते थे लेकिन मैं फिर भी नहीं मरी। बेटा कहता है तुम्हारे पास सीक्रेट हथियार है, बालों की क्लिप में छुपा हुआ चाकू। माँ कहती है हम दोनों साथ निकल के रहेंगे। प्लेयर 222 333 के पास जाती है और कहती है कसम खाओ अपनी जान की कि तुम टीम बदलोगे और मेरे बच्चे को सेफ रखोगे। 333 वादा करता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। ब्लू टीम गेम के अंदर एंटर करती है। पूरा एरिया एक भूल भुलैया जैसा दिखता है। ऊपर सीलिंग पर तारे बने हैं, उन्हें सिर्फ 2 मिनट मिलते हैं छिपने के लिए। उसके बाद रेड टीम अंदर जाएगी। प्लेयर 100 कहता है हम सब अलग अलग हो जाएंगे और रास्ता ढूंढेंगे। अगर किसी को बाहर का रास्ता मिले तो जोर से चिल्लाना ताकि सब पीछे पीछे भाग सकें। प्लेयर 124 333 से पूछता है साथ में खेलें। 333 हाँ कहता है। 222 परेशान होती है। ह्यूनजू उसके साथ जाने का ऑफर देती है जिसके बाद माँ मतलब के प्लेयर 144 पीछे पीछे चल देती है। अब रेड टीम गेम एरिया में एंटर करती है। गीहून उठता है और प्लेयर 388 को देखता है। वो गुस्से में कहता है ये सब तेरी वजह से हुआ और फिर वो उसकी तलाश में निकल पड़ता है। दूसरा एपिसोड शुरू होता है प्लेयर 246 के जागने से। तभी नो यूल डॉक्टर पे बंदूक तान देती है। डॉक्टर कहता है हमारा तो समझौता हुआ था, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और उसे गोली मार देती है। फिर जल्दी से वो गार्ड यूनिफॉर्म पहन लेती है ताकि 246 को शक ना हो। फिर वो डॉक्टर की यूनिफॉर्म और उसका फेंका हुआ मास्क देखती है। उसी वक्त रेड टीम एरिना के अंदर एंटर करती है और हाइड एंड सीक का गेम शुरू होता है। 30 मिनट का टाइमर चालू हो जाता है। प्लेयर 124 थैनोस के नेकलेस से एक गोली निकालकर खा लेता है। फिर वो प्लेयर 333 को भी ऑफर करता है लेकिन वो मना कर देता है। रेड टीम अलग अलग रास्तों पर निकल जाती है ताकि ब्लू टीम के प्लेयर्स को ढूंढ सके। एक ब्लू टीम प्लेयर दरवाजे के पीछे छिप जाता है लेकिन एक रेड प्लेयर उसका पीछा करता है। दूसरा ब्लू प्लेयर अपना दरवाजा छोड़कर दूसरी जगह छिपने भाग जाता है। गीहून 388 को ढूंढ रहा था लेकिन वो उसकी आंखों के सामने से निकल जाता है। प्लेयर 44 4 प्लेयर को लीड कर रही थी ताकि एग्जिट वो ढूंढ सके। प्लेयर 100 एक दरवाजा खोलता है और सीढ़ियां चढ़ कर दूसरे दरवाजे तक पहुंचता है लेकिन उसकी स्क्वायर की से वो दरवाजा नहीं खुलता। उसे समझ आता है कि दूसरी शेप की चाबी चाहिए। प्लेयर 232 उसके पीछे आता है और अपनी ट्रायंगल की से वो दरवाजा खोल देता है। पास ही में प्लेयर 120 222 और 149 मिलकर एक दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। ह्यूनजू अपने सर्कल की से ट्रायंगल लॉक खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो काम नहीं करता। फिर 222 अपनी ट्रायंगल की से ताला खोलती है। अंदर एक और दरवाजा होता है। प्लेयर 120 नोटिस करती है कि उनके पास तीनों शेप की चाबियां हैं, ट्रायंगल, सर्कल और स्क्वायर। 149 के कहने पर वो सारी चाबियां अपने पास रख लेती है। उधर गीहून 388 को भागते हुए देख लेता है और उसका पीछा करता है। 388 एक दरवाजा खोलता है जो कि ऊंची खाली स्पेस में खुलता है जहां चारों ओर दरवाजे होते हैं। गीहून चाकू उठाता है लेकिन जैसे ही वो हमला करने वाला होता है उसे पता चलता है सामने वाला प्लेयर 388 नहीं बल्कि प्लेयर 197 है। असली 388 तो दूसरे दरवाजे से नीचे झांक रहा था। अब टाइमर में 25 मिनट बाकी है। प्लेयर 7 किसी को मारने की तलाश में है। प्लेयर 124 और 333 प्लेयर 235 का पीछा कर रहे होते हैं और उसे एक रूम में घेर लेते हैं। 235 जमीन पर गिरकर गिड़गिड़ाता है मेरी बीवी और बच्चे हैं, मुझे मत मारो। लेकिन प्लेयर 333 124 को रोक लेता है, कहता है कि हमें एक साथ किसी को मारना होगा तभी मजा आएगा। 124 को यह आइडिया अच्छा लगता है और दोनों मिलकर 235 को मार देते हैं। प्लेयर 226 उन 3 ब्लू प्लेयर्स का पीछा करता है जो चाबियां मिलाकर दरवाजा खोल रहे थे लेकिन फिर भी वो गलती से वापस मेन भूल भुलैये में पहुंच जाता है। प्लेयर 333 मरे हुए प्लेयर की चाबी निकाल लेता है और कहता है एक और मारना बाकी है, तब अगले राउंड में पक्का स्लॉट मिलेगा। जैसे वो लोग आगे चल देते हैं पास के दरवाजे से प्लेयर 125 बाहर आता है। उसे जमीन पर थैनोस की नेकलेस मिलती है और वो भी एक गोली खा लेता है। तीनों ब्लू प्लेयर फिर भागते हैं लेकिन प्लेयर 222 सीढ़ियों पर फिसल के गिर जाती है और उसकी
एड़ी में चोट लग जाती है। प्लेयर 120 उसके सामने खड़ी हो जाती है ताकि प्लेयर 226 से उसे बचा सके। 226 कहता है हट जा और ये बूढ़ी औरत को मुझे मारने दे। 120 अपनी चाबियां अपने टॉप में छुपा लेती है और लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। वो 226 से भिड़ती है और उसे चाकू से मार देती है। उधर प्लेयर 100 एक और प्लेयर के साथ चाबियां शेयर कर रहा था। दोनों एक साथ एक रूम में घुसते हैं, लेकिन उसी वक्त एक रेड प्लेयर भी अंदर आ जाता है। प्लेयर 100 अपने साथी को धक्का दे देता है और दरवाजा बंद कर देता है, जिससे कि उसका साथी मारा जाता है। जब रेड प्लेयर चला जाता है तो 100 अपने मरे हुए साथी की चाबी ले लेता है। प्लेयर 124 और 333 एक और ब्लू प्लेयर को पकड़ते हैं और मिलकर मार देते हैं, फिर उसकी चाबी भी ले लेते हैं। प्लेयर 222 सुनती है कि उसका बॉयफ्रेंड मतलब कि 333 इस गेम को पार कर चुका है और अब वो सोचती है कि अब उसका बॉयफ्रेंड आकर उसे बचाएगा। 333 124 से कहता है कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढना है। 124 कहता है ठीक है, लेकिन अगर कोई और ब्लू प्लेयर मिला तो उसे भी मार देंगे। इससे कम रेड प्लेयर बचेंगे और जीत की रकम भी ज्यादा होगी। गीहुन अब भी 388 को ढूंढ रहा था, लेकिन फिर से चूक जाता है। 388 अब किसी और से भाग रहा था। वो सीढ़ियों पर लड़ाई करता है और सामने वाले का चाकू तोड़ देता है, लेकिन खुद के पैर में चाकू लग जाता है। वो टूटा हुआ चाकू अपनी जेब में रख लेता है। इधर वो तीनों प्लेयर एक कमरे में छुप जाते हैं। प्लेयर 222 की पैर की हालत खराब हो जाती है। उसका पैर सूजा हुआ है और लाल भी हो गया है। प्लेयर 120 कहती है शायद पैर टूट गया है। वो कहती है हम यहीं रुकते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन 222 कहती है कि वो यहाँ अकेले रुकेगी। प्लेयर 149 मतलब के माँ कहती है कि वो भी साथ रुकेगी और प्लेयर 120 को चाबी देकर भेज देती है। अब गेम में 15 मिनट बचे हैं। अचानक प्लेयर 222 डिलीवरी के लिए रेडी हो जाती है, यानी कि अब उसका बच्चा आने वाला है। दूसरी तरफ प्लेयर 7 एक दरवाजे के पास से जाता है। वहाँ वो खून का हाथ का निशान दिखता है। अंदर एक ब्लू टीम का प्लेयर छुपा होता है। वो रिक्वेस्ट करता है, इसीलिए प्लेयर 7 थोड़ा रुकता है, लेकिन तभी वो ब्लू प्लेयर उस पर हमला कर देता है। प्लेयर 203 वहां पर आता है और ब्लू प्लेयर को मार देता है। वो प्लेयर 7 का चश्मा कुचलता है और वहां से चला जाता है। इस बीच प्लेयर 222 धीरे धीरे बच्चा पैदा कर रही थी। आवाज ना निकले इसीलिए जैकेट काट रही थी। प्लेयर 44 अपनी टीम को लीड कर रही होती है। वो कहती है कि उसे आवाजें आ रही हैं रास्तों की। वो एक दरवाजा खोलती है, लेकिन डर के भाग जाती है। तभी प्लेयर 124 और 333 हमला कर देते हैं और प्लेयर को मारने लगते हैं। प्लेयर 44 भागते हुए प्लेयर 388 से टकराती है। उसका चाकू टूटा हुआ था। फिर से वो गीहुन से मिलती है और कहती है प्लेयर 88 वही है, जाकर उसे मार दो और अपना बदला लो। गीहुन 388 के खून के निशान को फॉलो करता है। प्लेयर 222 उसे तो बच्चा होने ही वाला है, लेकिन अब सिर्फ 11 मिनट बचे हैं। प्लेयर 125 44 को ढूंढ लेता है। कहता है मेरा दोस्त तुम्हारी वजह से मारा गया। वो डर के एक कमरे में छुप जाती है। वहां उसे एक दरवाजा दिखता है जहां पर वे आउट लिखा हुआ था, मतलब कि यहाँ से निकला जा सकता है, लेकिन उसे खोलने के लिए तीनों चाबियों की जरूरत है, लेकिन उसके पास सिर्फ एक ही है। प्लेयर 7 किसी को मारने के लिए ढूंढता रहता है, लेकिन बहुत रो भी रहा था। प्लेयर 44 बाहर निकलती है और मर चुके प्लेयर्स के खून से तीर का निशान बनाती है ताकि वो वापस रास्ता याद रखे। प्लेयर 100 124 और 333 से बचने के लिए मरे हुए प्लेयर्स के खून से खुद को ढक लेता है और जमीन पर लेट जाता है। प्लेयर 124 उसे मारने वाला था कि प्लेयर 333 उसे रोक लेता है और चलने को बोलता है। 44 वहां पहुंचती है और प्लेयर 100 का वो नेकलेस चुराने की कोशिश करती है। तभी वो देखती है कि वो तो जिंदा था। फिर दोनों मिलकर काम करते हैं। प्लेयर 100 के पास 2 चाबियां थी। 44 बहाना करती है कि उसे आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन असल में वो अपने खून के निशान को फॉलो कर रही थी। 222 को एक बच्ची होती है। प्लेयर 149 बाल के क्लिप में छुपा हुआ चाकू निकालकर नाल काटती है और बच्ची को जैकेट में लपेट देती है। तभी एक लाल खिलाड़ी आता है, लेकिन प्लेयर 120 उसे चाकू से मार देती है। दूसरा लाल प्लेयर डर के मारे भाग जाता है। प्लेयर 120 को एहसास होता है कि वो एग्जिट रूम तक पहुंच चुकी है। तीनों चाबियां लगाकर वो दरवाजा खोलती है, लेकिन बाहर जाने से पहले वो माँ और बच्चे को लेने के लिए लौटती है। रास्ते में किसी ने उसे चाकू मार दिया होता है, फिर भी वो लड़खड़ाते हुए पहुंचती है। जैसे ही वो दरवाजे तक आती है, प्लेयर 333 उसे चाकू मार देता है और उसे मार डालता है। वो अंदर आकर देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड एक बच्ची को जन्म दी है। प्लेयर 124 दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन प्लेयर 333 दरवाजे को बंद कर देता है ताकि वो अंदर ना देख पाए। गीहुन अभी भी 388 के खून के निशान को फॉलो कर रहा था, लेकिन वो निशान सीढ़ियों पे जाके खत्म हो जाते हैं। गीहुन लौटने लगता है
388 दरवाजे के पीछे ही छुपा होता है। माँ मतलब के प्लेयर 144 को प्लेयर 120 की बॉडी से तीनों चाबियां मिल जाती है। वो कहती है चलो अब निकलने का दरवाजा पास में ही होगा। प्लेयर 44 और 100 भी एग्जिट तक पहुंच जाते हैं। दोनों मिलकर दरवाजा खोलते हैं लेकिन प्लेयर 100 धोखा देता है। वो 44 को धक्का देकर वापस गेम में धकेलता है और एक चाबी लेकर दरवाजा बंद कर देता है। पीछे मुड़कर देखने पर प्लेयर 125 खड़ा था। वो फिर से अपनी दोस्त के बारे में पूछता है जो बहुत पहले मारी गई थी। 44 उसे बुरा भला कहती है, उसे डरपोक बोलती है, जिससे कि प्लेयर 125 मिन्सू को गुस्सा आने लगता है। वो अपनी दोस्त सेमी को वहीं खड़ा हुआ देखता है और गुस्से में प्लेयर 44 को चाकू मार देता है। फिर उसे अपनी दोस्त की याद आती है और वो एक कोने में छिप जाता है। माँ तीनों चाबियां लगाकर दरवाजा खोलती है। प्लेयर 7 जो उसका बेटा है वो उसे ढूंढ लेता है। 388 और गीहून में जोरदार लड़ाई होती है। प्लेयर 7 कहता है कि अगर उसने किसी को नहीं मारा तो वो मर जाएगा। वो प्लेयर 222 और उसकी बच्ची पर हमला करता है लेकिन उसकी माँ कहती है मुझे मार दे मगर उन दोनों को छोड़ दे। प्लेयर 388 एक दरवाजा खोलता है जहाँ से ऊंचाई से गिरा जा सकता है। गीहून उसे ढूंढ लेता है और गला दबाकर उसे मार डालता है। प्लेयर 7 अपनी माँ से लड़ता है और भाग जाता है। वो फिर से बच्ची को मारने दौड़ता है लेकिन बच्ची को देखकर वो रुक जाता है, माफी मांगता है और चाकू से वार करने जाता है लेकिन उसकी माँ अपने बाल वाला क्लिप निकालकर उस चाकू से अपने ही बेटे को मार डालती है। गेम खत्म हो जाता है। गीहून जमीन पर बैठा होता है और खुद को दोष देता है। वो खुद को चाकू मारने ही वाला होता है लेकिन गार्ड्स उसका हाथ शूट कर देते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। प्लेयर 149 अपने बेटे 7 को पकड़ी होती है और मरते वक्त वो सॉरी कहता है। फिर गार्ड्स उसे भी गोली मार देते हैं। तीसरा एपिसोड शुरू होता है हाइड एंड सीक गेम के बाद। जो खिलाड़ी मर गए थे उन्हें एरिया से बाहर लाया जाता है, उन्हें कॉफिन में डाला जाता है। रेड टीम का एक खिलाड़ी गार्ड से लड़ने की कोशिश करता है लेकिन एक फीमेल गार्ड उसे गोली मार देती है। फिर वहां और भी गार्ड आ जाते हैं। जो जिंदा लोग बचे हुए हैं उन्हें मारने के लिए तैयार होते हैं। मेन रूम में प्लेयर 333 बैठा है और वो अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहा था। 124 पूछता है क्या तुमने थैनोस का नेकलेस देखा? 333 कहता है नहीं देखा। 124 डर जाता है और वो गार्ड से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे वापस अंदर जाना है, मुझे मेरा नेकलेस चाहिए, लेकिन गार्ड मना कर देते हैं। उसी समय 125 चुपचाप नेकलेस लेकर अंदर आता है। 149 और 222 एक बच्चे के साथ वापस अंदर आते हैं। 222 के पैर में चोट लगी है और वो लंगड़ा रही होती है। दूसरी तरफ नो यूल 246 को गार्ड की यूनिफॉर्म पहनाती है लेकिन उसे भी चोट लगी है और उसे काफी दर्द भी हो रहा था, लेकिन नो यूल उसे कहती है दर्द सहो अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो। इधर बच्चा रोने लगता है और प्लेयर 149 222 से कहती है बच्चे को दूध पिलाओ तो वो शांत हो जाएगा। तभी गार्ड्स अंदर आने लगते हैं और सबको बताते हैं कि अब तक 110 खिलाड़ी मारे गए, अब सिर्फ 25 खिलाड़ी बचे हैं। इनाम की रकम 43.1 बिलियन वॉन हो गई है। अगर सब अभी गेम छोड़कर चले जाएं तो हर खिलाड़ी को 1.724 बिलियन वॉन मिलेंगे। गार्ड कहते हैं कि फिर से वोटिंग होगी। फ्रंटमैन वीआईपी लोगों के साथ टेबल पर बैठा है। ये वीआईपी असल में वही गार्ड है जो कि रेड टीम को मारने के लिए गए थे, जो सही टाइम पे गेम पूरा नहीं कर पाए। एक वीआईपी लेट आता है क्योंकि उसका हेलीकॉप्टर लेट था। सब चेयरमैन ओह के नाम पे टोस्ट करते हैं। एक ऑफिसर को मैसेज मिलता है कि ऑपरेटिंग रूम से कोई जवाब नहीं आ रहा, तो वो एक गार्ड को भेजता है चेक करने। बोट पर एक ड्रोन उड़ाया जा रहा था और वू सियोक जूनो को कॉल करता है और कहता है मैंने सब मछुआरों से पूछा लेकिन किसी को कैप्टन पार्क के बारे में कुछ नहीं पता। वू सियोक को शक होता है और वो कहता है ये आदमी जैसा दिखता है वैसा है नहीं, लेकिन जूनो कहता है कि मुझे फिर भी आइलैंड जाना होगा। वीआईपी टेबल पर स्क्रीन लगाती है वोटिंग देखने के लिए और फ्रंटमैन कहता है कि लोग अब पैसे देकर खेल छोड़ना चाहेंगे नहीं। अब तक 16 लोगों ने खेल जारी रखने वाला बैच पहन रखा है। वोटिंग शुरू होती है। प्लेयर 124 अपना वोट बदल देता है और वो अब गेम छोड़ना चाहता है। 125 अपना वोट बदल कर अब इस गेम को खेलना चाहता है। प्लेयर 149 सबसे रिक्वेस्ट करती है कि गेम को यहीं बंद कर दो, मैं अपनी रकम तुम लोगों में बांट दूंगी, बस इस माँ और उसकी बच्ची को मरने मत दो। वो अपने घुटनों पर बैठकर सबको मनाने की कोशिश करती है लेकिन फिर भी कोई उसकी बात नहीं मानता और सभी लोग गेम खेलना चाहते हैं। इधर गार्ड ऑपरेटिंग रूम में जाते हैं और वहां मरे हुए लोग पाते हैं। सीढ़ियों पर नो यूल एक आदमी को नंबर 16 की चाबी देती है, कहती है सोल्जर के साथ जाना और अपने रूम में कैमरा से सावधान रहना। वो आदमी चला जाता है और नो यूल वेंट में छिप जाती है। गीहून की बारी आती है और वो फिर मना कर देता है
वो गेम नहीं खेलना चाहता। वोटिंग यहीं खत्म होती है और ज्यादातर लोग गेम खेलना चाहते हैं। वीआईपी लोग प्लेयर 149 की बात का मजाक बनाते हैं और हंसते हैं। कहते हैं कि उसने तो अपने ही बेटे को मार दिया किसी अनजान बच्ची को बचाने के लिए। ऑफिसर ऑपरेटिंग रूम में जाते हैं और वो देखते हैं कि गार्ड नंबर 16 की मौत के लिए डॉक्टर जिम्मेदार है। जो आदमी गार्ड 16 बन के छुपा हुआ है वो अपने रूम में जाता है। ऑफिसर जाता है चेक करने, लेकिन उसे बताया जाता है कि गार्ड 16 अपने बोट पर है। कैप्टन पार्क कहता है अब वापस चलो क्योंकि पानी का बहाव तेज हो रहा है। जूनहो ड्रोन वापस लाने को बोलता है, लेकिन तभी उसे कुछ दिखता है। वही बीच उसे वो पहचान लेता है और कैप्टन पार्क से कहता है हमें वहां जाना होगा। मेन रूम में 149 222 को खाना देती है और कहती है इसे खा लो। 222 माफी मांगती है, कहती है तेरे बेटे की मौत मेरे वजह से हुई। 149 कहती है माफी मत मांगो, बस अपने बच्चे के बारे में सोचो। ऑफिसर कहता है गार्ड 16 को उसके पास लाया जाए। साथ ही वो कहता है गार्ड 11 यानी कि नोयूल को भी यहाँ पर लाओ। तभी अंधेरे कमरे में एक आवाज आती है, नंबर 11 तो यही है। और नोयूल सामने आती है। वो वेंट के अंदर से आई है और अब ऑफिसर पर बंदूक तान के खड़ी हो जाती है। ऑफिसर पूछता है क्या तुमने ऑपरेटिंग रूम में लोगों को मारा? वो हाँ कहती है और बोलती है कि मुझे गार्ड नंबर 16 के साथ इस इलाके से बाहर निकलना है। ऑफिसर को अभी भी लगता है कि गार्ड 16 एक डॉक्टर है। वो पूछता है कि तुम उसे कैसे जानती हो? नोयूल कहती है अगर वीआईपीज़ के सामने अच्छा दिखना है तो हम दोनों को चुपचाप जाने दो। उधर जुनहो आइलैंड पर पहुंच चुका था। उसे बीच की याद आती है जहां फ्रंटमैन ने उस पर गोली चलाई थी। वो एक चट्टान पे चढ़ता है और सोचता है कि मुझे तो यहीं मारा गया था। वो बोट को कॉल करता है और उसे बताया जाता है कि उसे वो जगह मिल गई है। उसे लगता है आइलैंड आसपास ही होगा। कैप्टन पार्क सब कुछ सुन रहा था। इधर मेन रूम में प्लेयर 149 गीहून से बात करने आती है जो अभी भी बेड से बंधा हुआ है। वो कहती है इन सब में तुम्हारी गलती नहीं है। वो उसके पास बैठती है और कहती है ये जिंदगी नाइंसाफ है। बुरे लोग सब बर्बाद कर देते हैं और अच्छे लोग इसके लिए खुद को दोषी मानते हैं। वो बताती है कि उसका बेटा भी हमेशा खुद को ही दोष देता था। एक बार तो उसने अपने बेटे को गुस्से में कहा था कि वो बहुत कमजोर है, जिसके बाद उसके बेटे ने खुद को मारने की कोशिश की। वो अपने बेटे को हॉस्पिटल ले गई और आखिर में उसका बेटा बच गया, लेकिन यहाँ आकर उसे अपने बेटे को मारना ही पड़ा। वो कहती है कि अगर तुम सबकी मदद नहीं करना चाहते हो तो कम से कम उस माँ और उस बच्ची को तो बचा लो। दूसरी तरफ वूसियोक और उसका दोस्त एक घर पहुंचते हैं। वूसियो कहता है मुझे सबूत चाहिए कि कैप्टन पार्क गद्दार है। उसका दोस्त कहता है घर में जबरदस्ती मत घुसो, लेकिन वूसियोक बंदूक लोड करता है और कहता है तुम बाहर निगरानी रखो। वूसियोक घर की तरफ बढ़ता है और देखता है कि लेटर बॉक्स चिट्ठियों से भरा हुआ था। एक चिट्ठी निकालता है जिस पर लिखा होता है पार्क योंगिल। फिर वो दीवार पार करता है, लेकिन एक कुत्ता बंधा हुआ था जो भौंकने लगता है। सुबह होते ही सभी गार्ड्स को जगाया जाता है। गार्ड 11 को खाने के ट्रे में एक चाबी मिलती है। ऑफिसर को शक होता है और वो एक गार्ड से कहता है फिर से ऑपरेटिंग रूम जाकर चेक करो। मेन रूम में एक कॉफिन लाया जाता है और गीहून देखता है कि प्लेयर 149 ने खुद को खत्म कर लिया है। जून ही मतलब प्लेयर 222 अपने बच्चे को गोद में लिए रो रही थी। दूसरी तरफ एक गार्ड ऑफिसर को कॉल करता है और बोलता है कि असली डॉक्टर यानी कि गार्ड नंबर 16 तो मर चुका है। अब सबको समझ आता है कि प्लेयर 246 ही गार्ड नंबर 16 की यूनिफॉर्म पहनकर छुपा हुआ है। कैप्टन पार्क के घर में वूसियोक दीवारों पर लगी फोटो देखता है और एक फोटो में उसे वही आदमी दिखता है जो कि गेम में लोगों को सिलेक्ट करता है, जिसने उसके बॉस को गोली भी मारी। तभी उसे पीछे से आवाज आती है वो कुत्ता अंदर आ गया था और उसे काट लेता है। वूसियोक गोली मारकर कुत्ते को मार डालता है। इधर प्लेयर को बताया जाता है कि 5वां गेम शुरू होने वाला है। 124 परेशान है क्योंकि उसके पास दवाई नहीं है जो थैनोस के नेकलेस में उसे मिलता था। प्लेयर 122 अपने बच्चे को छोड़ना नहीं चाहती, इसीलिए वो तय करती है कि वो उसे अपने साथ ले जाएगी। वूसियोक भागने की कोशिश करता है और कुत्ते के घर के नीचे उसे एक सीक्रेट जगह मिलता है। अंदर ढेर सारे पैसे और गार्ड की यूनिफॉर्म होती है, लेकिन इससे पहले वो कुछ ले पाता पुलिस की गाड़ी की आवाज उसे सुनाई देती है। अब सभी खिलाड़ी 5वें गेम के लिए जा रहे होते हैं और गीहून 222 से कहता है बच्चे को मैं पकड़ लूं। वो मना करती है, लेकिन गीहून उसे कहता है कि अगर तुम गिर गई तो बच्चा गिर जाएगा। वो मान जाती है और उसके पीछे पीछे चलती है। वीआईपीज सब देख रहे होते हैं और एक आदमी कहता है कि उस लड़की को चोट लगी है, वो तो कमजोर है। दूसरा वीआईपी कहता है मैंने उसी पर दांव लगाया है। वो हंसते हुए कहता है मैं नशे में था, लेकिन फिर भी लगता है कि वो जीतेगी। फ्रंटमैन सबको बताता है कि अगला गेम क्या है। वो स्क्रीन पर एक खिड़की खोलता है जिससे वीआईपीज देख सकते हैं। वहाँ वही पुरानी रेड लाइट ग्रीन लाइट वाली डॉल खड़ी होती है। उसके सामने एक मेल डॉल भी खड़ा होता है जो कि ब्रिज के दूसरी तरफ है। 222 खुद को दोष देती है कि उसके वजह से उसके दोस्त मर गए, लेकिन गीहून कहता है कि यहाँ हर एक प्लेयर
खुद अपने मर्जी से इस गेम को खेलने के लिए आया था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो कहता है मेरी एक बेटी है, मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे पल उसी के साथ बीते हैं और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी भी मदद करूंगा। एक वीआईपी जो 222 के लिए वोट किया था वो गुस्से में है क्योंकि उसे चोट लगी है और उसे गेम में दिक्कत होगी। दूसरा वीआईपी आइडिया देता है कि उसके बच्चे को भी गेम में डाल देते हैं क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी करेगी। बाकी वीआईपी इसको आइडिया पसंद आता है और सब तालियां बजाते हैं। प्लेयर गेम वाली जगह पहुंचते हैं और रेड लाइट ग्रीन लाइट वाली डॉल के पीछे खड़े होते हैं। वहां पर एक ब्रिज है और उस पर एक रस्सी बंधी हुई है, लेकिन ब्रिज के बीच में एक बड़ा सा गैप है। ब्रिज के दूसरी तरफ में एक मेल डॉल रस्सी का दूसरा सिरा पकड़े हुए है। पांचवे गेम का नाम है जंप रोप। हर खिलाड़ी को उछल उछल के रस्सी पार करते हुए पुल को पार करना है। उनके पास सिर्फ 20 मिनट का टाइम है। प्लेयर्स तय कर सकते हैं कि कौन पहले जाएगा। गीहुन प्लेयर 222 से कहता है तुम बैठ के आराम करो, तुम्हारे टखने की हालत और बिगड़ रही है। तभी लड़का और लड़की डॉल मिलकर उस बड़ी रस्सी को घुमाना शुरू करते हैं। गीहुन 222 से कहता है हम साथ में इस ब्रिज को पार करेंगे, बच्ची को यहीं छोड़ दो, मैं पार करके वापस इसे लेने के लिए आऊंगा। एक गार्ड आता है और कहता है हर प्लेयर को पुल पार करना ही होगा। 222 कहती है लेकिन बच्ची तो प्लेयर नहीं है। गार्ड जवाब देता है अब वो भी प्लेयर है। प्लेयर 100 कहता है हम टाइम बर्बाद कर रहे हैं, कोई तो पहले जाओ। दूसरा प्लेयर कहता है तो तू ही जाना। 222 गीहुन से कहती है मेरी बच्ची को उस पार ले जाओ। उसी वक्त प्लेयर 125 124 से पूछता है कि तुम बीमार हो क्या, और वो उसे धक्का देने की कोशिश करता है। प्लेयर 125 124 को थैनोस का नेकलेस दिखाता है। 124 रोते हुए माफी मांगता है और 125 वो नेकलेस पुल पर फेंक देता है और कहता है जाओ ले लो। 124 दौड़कर नेकलेस लेने जाता है और वीआईपीज बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि गेम आखिरकार स्टार्ट हुआ। 124 नेकलेस उठाता है लेकिन खोलने पर उसे अंदर कोई गोली नहीं मिलती। वो बैलेंस खो देता है और ब्रिज से नीचे गिरकर मर जाता है। 125 की मुट्ठी में आखिरी गोली होती है। इसके बाद गीहुन 222 की बच्ची को गोद में लेकर आगे बढ़ता है और उसे कहता है मैं तुम्हें लेने वापस आऊंगा। 222 कहती है जरूरत नहीं है। गीहुन कहता है तुम अकेले पार नहीं कर पाओगी, तुम्हारा टखना खराब है। गीहुन अपनी जैकेट से एक स्लिंग बनाता है और बच्ची को अपने सीने से बांध लेता है। वीआईपीज को समझ नहीं आता कि गीहुन दूसरों की मदद कर क्यों रहा है। अब गीहुन को रस्सी से भी कूदना है और ब्रिज के गैप को भी पार करना है। वो छलांग लगाता है, गैप पार करता है और बच्ची के साथ ब्रिज के दूसरी तरफ चला जाता है। 333 दूर से ये सब देख रहा था। अब सिर्फ 12 मिनट बचे हैं। गीहुन 222 को लेने के लिए लौटने का सोचता है लेकिन तभी बाकी प्लेयर्स ब्रिज पार करना शुरू कर देते हैं। 96 ब्रिज पार कर लेता है लेकिन जब एक और खिलाड़ी लगभग पार करने वाला था तो प्लेयर 96 उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। प्लेयर 96 पुल के पास खड़ा है। वो बाकियों को धक्का देने का इंतजार कर रहा था ताकि वो दूसरी तरफ ना पहुंच सके। वो गीहुन से कहता है ऐसा करेंगे तो आखिर में सिर्फ हम दोनों ही बचेंगे और फिर इनाम का आधा आधा हिस्सा बांट लेंगे। फिर वो एक और प्लेयर को धक्का दे देता है। प्लेयर 100 अगला है जो ब्रिज पार करने की कोशिश कर रहा था। सारे प्लेयर्स ब्रिज पर लटक रहे हैं लेकिन कोई आगे बढ़ ही नहीं रहा और धीरे धीरे करके कई लोग नीचे भी गिरने लगते हैं। फिर प्लेयर 100 और प्लेयर 96 के बीच में एक डील होती है। प्लेयर 100 कहता है कि वो दूसरों को धक्का देने में मदद करेगा लेकिन बदले में प्लेयर 96 उसे जाने दे। प्लेयर 349 पीछे जाना चाहती है लेकिन जब वो पीछे वाले को जबरदस्ती हटाने की कोशिश करती है तो वो गिर जाता है और वो खुद पीछे कूदकर बच जाती है लेकिन प्लेयर 203 उसे लात मार के नीचे गिरा देता है। प्लेयर 125 थैनोस के नेकलेस में से आखिरी गोली खा लेता है। गीहुन प्लेयर 96 को हटने को बोलता है और वो 96 को धमकी देता है कि अगर वो नहीं हटा तो वो उसे पीछे से धक्का दे देगा। 96 डर के मारे हट जाता है और प्लेयर 100 सेफली ब्रिज पार कर लेता है। अब सिर्फ 7 मिनट बचे हैं। प्लेयर 333 222 की मदद करने का ऑफर देता है लेकिन वो मना कर देती है। वो पूछती है कि उसने 120 को क्यों मारा, मतलब ह्यूंजू को, जब वो मदद कर रही थी। 333 कहता है कि उसे नहीं पता था कि वो 222 की मदद कर रही थी। वो तो बस अपना वादा निभा रहा था कि वो उसे और उसके बच्चे को प्रोटेक्ट करेगा। वो कहता है कि वो चाहता है कि सब मिलकर भाग जाएं और एक साथ रहें। जून ही मतलब कि 222 अपने सूजे हुए टांग उसे दिखाकर उसे पूछती है क्या तुम मुझे उठा कर ले जाओगे। वो कहती है इस बच्चे की माँ मैं हूँ, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। फिर 333 उसे वहीं बेंच पर छोड़कर चला जाता है। गीहुन दूसरों को ब्रिज पर पार करने की कोशिश करता है लेकिन प्लेयर 96 उसे गिरा देता है।
दोनों प्लेटफॉर्म के किनारे लड़ते हैं और ज्यादा प्लेयर्स गिरते जा रहे थे। गीहुन 96 को उठाकर ब्रिज पर फेंक देता है। 96 को झूलती हुई रस्सी लग जाती है और वो नीचे गिर जाता है। बड़ा मजा आया। अब सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। 125 को ब्रिज पार करने पर भ्रम होने लगता है। उसे अजीब अजीब चीजें दिखने लगती हैं। 222 आगे बढ़ने लगती है, लेकिन गीहुन उसे कहता है रुको, मैं वापस आऊंगा। वो देखती है कि प्लेयर 333 एक आदमी को गिरने देता है ताकि वो खुद ब्रिज पार कर सके। 1 मिनट बचा है। गीहुन वापस 222 को लेने जाता है, लेकिन वो लंगड़ाते हुए एक किनारे तक आ जाती है और उसे कहती है आने की जरूरत नहीं। वो बोलती है कि अगर तुम नहीं बचे तो मेरे बच्चे का ख्याल कौन रखेगा। जिसके बाद जून ही खुद ब्रिज से नीचे कूद जाती है। अब गेम खत्म हो जाता है। उसी वक्त गार्ड्स की चेकिंग हो रही है। जब वो मेन एरिया से बाहर जा रहे होते हैं, गार्ड 11 और 16 को बाहर भेजा जाता है और एक ऑफिसर अपने एक टीम को तैयार रहने का ऑर्डर देता है। बचे हुए प्लेयर्स वापस मेन रूम में लौटते हैं। वीआईपी इस पर बातें कर रहे थे कि अब बच्चे का क्या किया जाए। एक वीआईपी कहता है बच्चे को मार देना चाहिए। दूसरा कहता है अब जबकि प्लेयर 222 नहीं रही तो बच्चे को उस प्लेयर के बराबर माना जाए। एक और कहता है बच्चा ब्रिज अकेला पार कर गया तो उसे इंडिपेंडेंट प्लेयर ही मानो। सबकी राय अलग अलग है और वो लोग फ्रंटमैन से सलाह मांगते हैं। फ्रंटमैन कहता है बच्चा अब प्लेयर 222 बन के अगला गेम खेलेगा। वो कहता है वोटिंग और गेम और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा अगर ऐसा किया जाए तो। जितने भी वीआईपी होते हैं वो इस बात से सहमत हैं। प्लेयर 336 353 से पूछता है 8 प्लेयर्स के लिए अब कितना प्राइज मनी बचा होगा। 353 कहता है 5.6 बिलियन। 336 पूछता है क्या इतना पैसा हर एक के लिए काफी है। 353 कहता है इतने में तो हमारी पूरी जिंदगी कट जाएगी। फिर वो प्लेयर 100 की तरफ देखते हैं और कहते हैं इसका तो 10 बिलियन का कर्ज है, ये तो भाग नहीं पाएगा। गार्ड्स आकर रिजल्ट की घोषणा करते हैं। टोटल 16 प्लेयर्स बाहर हो चुके हैं, यानी कि अब सिर्फ 9 प्लेयर बचे हैं। हर प्लेयर को करीब 4.9 बिलियन वॉन मिलेंगे। प्लेयर बहस करते हैं, कहते हैं यहाँ तो सिर्फ 8 प्लेयर हैं। गार्ड प्लेयर नंबर गिनते हैं जिसमें कि 222 भी शामिल है। इससे सब कोई गुस्से में आ जाते हैं कि आखिर बच्चे को प्लेयर में गिना क्यों जा रहा है। वो कहते हैं बच्चे को मार दो ताकि उसका हिस्सा हमें मिल जाए। सब गीहुन की तरफ बढ़ने लगते हैं, उसे कहते हैं बच्चे को हमें दे दो। गार्ड्स एक वार्निंग शॉट फायर करते हैं और कहते हैं अब से कोई भी प्लेयर आपस में हाथापाई नहीं कर सकता। फाइनल गेम तक पहुंचने पर हर प्लेयर को एक बॉक्स दिया जाता है। पुलिस स्टेशन में वो सियुक और उसके दोस्त को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। वो सियुक ऑफिसर से रिक्वेस्ट करता है, कहता है उसे पता है कैप्टन पार्क कौन है, लेकिन ऑफिसर उस पर यकीन नहीं करता। वो कहता है कि उसकी टीम आइलैंड पर गई हुई है जहाँ के वो गेम खेला जा रहा है। कैप्टन पार्क और रिक्रूटर मतलब कि वो जो सेल्समैन था उसका फोटो दिखाता है और बताता है कि इस आदमी ने उसके बॉस का क्या हाल किया था। ऑफिसर कहता है कि उसे रिक्रूटर के बारे में और भी जानकारी चाहिए, लेकिन वूसियो कहता है कि उसे रिक्रूटर के बारे में और कुछ नहीं पता। ऑफिसर बोलता है कि उसने वूसियो का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया। कैप्टन पार्क को बस गैर कानूनी जुए के लिए सजा मिली थी और उसने तो फाइन भर भी दिया। इसके अलावा कैप्टन पार्क का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। दूसरी तरफ बोर्ड पर जुनहो मैप में एक जगह को दिखाता है जहाँ के उसे गोली लगी थी। वो कहता है कि उसे एयर टैंक से गेम के जगह से अंडरग्राउंड गुफा के जरिए वहां पहुंचने में 40 मिनट लगे थे। वो सर्च एरिया और छोटा कर देते हैं और जुनहो कहता है टाइम कम है और कैप्टन पार्क से सलाह मांगता है। कैप्टन पार्क मैप का एक हिस्सा काट देता है और कहता है आइलैंड यहाँ नहीं हो सकता। पुलिस स्टेशन में ऑफिसर कैप्टन पार्क को कॉल करना चाहते थे। वो सियोक भी किसी को कॉल करने की इजाजत मांगता है। झूठ कहता है कि वो लॉयर को फोन करने वाला है। उसे फोन दिया जाता है, लेकिन वो कहता है कि उसे नंबर निकालने के लिए उसे अपना मोबाइल चाहिए। वो ऑफिसर कैप्टन पार्क को कॉल करता है और कहता है कि आपके घर में कोई घुस आया था। कैप्टन पार्क पूछता है कि आखिर उस आदमी का नाम क्या है, तो ऑफिसर बता देता है वूसियोक। जब ऑफिसर पूछता है क्या तुम वूसियोक को जानते हो, कैप्टन पार्क कहता है नहीं, मैं उसे कभी नहीं मिला। ऑफिसर कैप्टन पार्क को स्क्विड गेम के बारे में पूछता है जो कि उसे वूसियोक से पता चला। पीछे बैकग्राउंड में कैप्टन पार्क सुन रहा होता है जब वूसियोक अपना फोन ढूंढ रहा था और ऑफिसर्स पर चिल्ला रहा था। आखिर में सब मान जाते हैं और पार्क कहता है जल्दी करो। ऑफिसर बताता है कि कैप्टन पार्क का डॉग मर गया। जुनहो बाहर आता है और कैप्टन पार्क से बात करता है, लेकिन झूठ बोलता है कि किसी और का कॉल आया था। ऑफिसर वूसियोक का फोन लेना चाहते हैं, लेकिन वूसियोक फोन छीनकर भाग जाता है। उसी वक्त जुनहो का फोन बजता है और कैप्टन पार्क बोट नंबर 2 को कॉल करता है और कहता है हमें पकड़ लिया गया है, सबको मार दो। वूसियोक चिल्लाता है कैप्टन पार्क उन्हीं लोगों के लिए काम करता है जो आइलैंड पे हैं। इधर कैप्टन पार्क अपना गन लोड करता है। वो बोट पर मौजूद अपनी ही टीम के ज्यादातर लोगों को मार
मार डालता है। ये देखकर जूनहो छुप जाता है। कैप्टन पार्क आखिरी बचे आदमी से पूछता है जूनहो कहाँ है, तो वो कहता है अपने पीछे देखो। जूनहो एक भाला उठाकर कैप्टन पार्क के सीने में घुसा देता है। मरने से पहले कैप्टन पार्क पूछता है तुम जानना नहीं चाहोगे कि मैं कौन हूँ। जूनहो पूछता है कि आखिर तुमने मुझे क्यों बचाया। कैप्टन पार्क कहता है मैं बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था, मुझे जो कहा गया मैंने वो किया। जूनहो कहता है तुम्हें पता है वायलेंट कहाँ है। कैप्टन पार्क कहता है अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद कैप्टन पार्क मर जाता है बिना बताए कि आइलैंड है कहाँ। मेन रूम में सारे प्लेयर सूट पहनकर डिनर पर बैठे होते हैं। सब खाना एंजॉय करते हैं और एक गार्ड बच्चे के लिए दूध के बोतल तैयार करता है। वीआईपीज को चिंता है कि प्लेयर कहीं वोट करके गेम छोड़ न दें। फ्रंटमैन कहता है वो ऐसा कभी नहीं करेंगे, मैं उन्हें यकीन दिला दूंगा कि आखिरी गेम में सब बच सकते हैं। गार्ड प्लेयर को आखिरी गेम का हिंट देते हैं और बताते हैं कि तुम सब मिलकर तय करोगे कि कौन कौन एलिमिनेट होगा। अगर 3 प्लेयर चुन लिए गए तो बाकी बच सकते हैं। वो कहते हैं कम से कम 3 को मरना जरूरी है, चाहो तो ज्यादा भी मार सकते हो। अगर 3 मरेंगे तो बाकी 6 लोग गेम छोड़ के जा सकते हैं। अब वोटिंग शुरू होती है उल्टे क्रम में। गीहुन वोट करता है गेम छोड़ने के लिए। प्लेयर 222 का वोट नहीं गिना जाता क्योंकि वो वोट तो कर नहीं सकती। बाकी सब गेम जारी रखने के लिए वोट करते हैं सिवाय 125 के। मेजॉरिटी वोट करती है कि वो गेम खेलना चाहते हैं, तो अब मतलब आखिरी गेम खेला जाएगा। वीआईपीज खुश होते हैं कि फ्रंटमैन सही था। वो आखिरी गेम का नाम नहीं बताते हैं। एक लौती औरत वीआईपी सोने के लिए चली जाती है। बोट पर जूनहो आखिरी बचे टीम मेंबर को बचाने की कोशिश करता है। वो कहता है मुझे आइलैंड पर अपने बड़े भाई को ढूंढना है। टीम मेंबर कहता है कि हम टाइम पर आइलैंड नहीं ढूंढ पाएंगे। जूनहो मैप का वही हिस्सा दिखाता है जिसे कैप्टन पार्क ने काटा था। आइलैंड पर गार्ड 11 और गार्ड 16 बोट पर चढ़ते हैं और वहां से निकलते हैं। दूसरा बोट फ्रंटमैन को कॉल करके बता देता है कि उनका बोट अब क्लियर है, मतलब कि उस बोट में कोई भी जिंदा नहीं बचा, लेकिन शायद कैप्टन पार्क मर गए हैं। इधर ऑफिसर गार्ड 11 से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन नोयूल उसे कहती है मुझे तुमसे बात नहीं करना। ऑफिसर उसे कहता है तुम ज्यादा दूर नहीं जा पाओगी, गार्ड नंबर 16 को मुझे सौंप दो। फिर वो उसे धमकाता है मुझे पता है कि प्लेयर 246 अपने बच्चे को देखने हॉस्पिटल जाएगा, इसलिए तुम जिसे बचा रही हो वो हमसे बच नहीं पाएगा। इस धमकी के बाद नोयूल बोट मोड़ देती है। मेन रूम में प्लेयर 100 कहता है कि हमें गीहुन और बच्चे को मार देना चाहिए और तीसरे के लिए प्लेयर 125 को मारना चाहिए, वो तो नशेड़ी है। एक प्लेयर कहता है कि हमें अभी तक ये नहीं पता कि आखिरी गेम है क्या, हो सकता है कि और भी लोग मर जाएं, लेकिन फिर भी सब अपना हाथ मिलाकर प्लान पर राजी हो जाते हैं। यहाँ तक कि 333 भी उनके प्लान में शामिल होता है। उसी समय बोट पर गार्ड 11 पानी में कूद जाती है और गार्ड 16 से कहती है कि तुम यहाँ से निकल जाओ और पुलिस को यहाँ बुलाना। जैसे ही दोनों अलग होते हैं ऑफिसर ऑर्डर देता है दोनों को गोली मार देना। रात को जब सब प्लेयर सो रहे होते हैं एक गार्ड चुपचाप गीहुन को उठाकर कहता है फ्रंटमैन तुमसे मिलना चाहते हैं। आइलैंड पर गार्ड 11 चट्टान के साइड में एक वेंट देखती है और वहां तक चढ़ने लगती है। गीहुन को फ्रंटमैन के पास लाया जाता है, वो उसके सामने बैठता है। फ्रंटमैन कहता है बाकी प्लेयर्स ने तुम्हें और उस बच्चे को बाहर करने का प्लान बनाया है, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। लेकिन गीहुन को उस पर भरोसा नहीं था। फ्रंटमैन उसे एक चाकू देता है, कहता है अगर तुम्हें या उस बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाए तो उसे मार देना। गीहुन पूछता है कि आखिर तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो। फ्रंटमैन अपना मास्क हटाता है और दिखाता है कि वही असल में प्लेयर नंबर 1 है और वो जंग बे को मारने के लिए माफी मांगता है। गीहुन गुस्से में चाकू उठा लेता है, लेकिन फ्रंटमैन उसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो, लेकिन इससे कुछ बदलेगा नहीं, आखिरी गेम तो होके रहेगा। गीहुन चाकू नीचे रख देता है और कहता है अगर मैं अभी भी सोते हुए सबको मार दूं तो सिर्फ मैं और ये बच्चा बचेंगे और 2 लोगों के साथ आखिरी गेम खेला नहीं जा सकता, यानी कि गेम बंद करना पड़ेगा। फ्रंटमैन उसे भरोसा दिलाता है ये बात सही है। जैसे ही गीहुन जाने लगता है फ्रंटमैन पूछता है क्या अब तुम्हें इंसानों पर भरोसा है। गीहुन कुछ नहीं कहता क्योंकि इंसानियत से उसका भरोसा उठ चुका था। वो चुपचाप चला जाता है। अब 5th एपिसोड शुरू होता है जब गार्ड 11 एक क्लिफ के साइड वाले वेंट तक पहुंचती है। वो उस पर गोली चलाकर फैन को रोकती है ताकि अंदर जा सके। वहीं दूसरी तरफ मेन रूम में गीहुन प्लेयर 100 के गर्दन पे चाकू रख देता है। एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां फ्रंटमैन एक आउल मास्क पहने हुए आदमी के पास बैठा था। फ्रंटमैन ने सूट पहना है जिस पर नंबर 132 लिखा है। वो मास्क आदमी उसे चाकू देता है और कहता है बाकी खिलाड़ियों को मार डालो, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि फ्रंटमैन ने गीहुन को कहा। फ्रंटमैन
बाकी खिलाड़ियों को मार देता है, लेकिन गीहून ऐसा नहीं कर पाता। उसे प्लेयर 167 सेबियो की आवाज सुनाई देती है जो उसे कहती थी कि गीहून अच्छा इंसान है। उधर गार्ड 11 वेंट से क्रॉल करते हुए आगे बढ़ती है और उसी समय प्लेयर 246 बोट से भागने की कोशिश कर रहा था। सब जगह धुंध है और बोट चला रहा था जुनहो। रेडियो पर फ्रंटमैन जो कि जुनहो का भाई भी है उसे वार्निंग देता है कि अगर उसने गेम को खोजने की कोशिश बंद नहीं की तो वो मारा जाएगा। बाकी सारे खिलाड़ी उठते हैं और उन्हें बताया जाता है कि फाइनल गेम शुरू होने वाला है। गार्ड 11 एक अपार्टमेंट तक पहुंचती है जहां उसे शावर चलने की आवाज आती है। वो छत से कूदकर अंदर जाती है लेकिन तभी शावर बंद हो जाता है और वो छिप जाती है। आखिरी बचे 8 खिलाड़ी सीढ़ियां चढ़कर फाइनल गेम की ओर बढ़ते हैं। गार्ड 11 अपनी बंदूक लेकर तैयार खड़ी होती है जब एक ऑफिसर कमरे में आता है और पूछता है क्या वो अकेली आई है। वो कहती है वो कभी किसी खिलाड़ी को वापस लाने का ऑर्डर नहीं मानेगी। ऑफिसर पूछता है वो क्या चाहती है। नोयुल कहती है कि उसे 246 का रिकॉर्ड डिलीट करवाना है। वो अपने कंप्यूटर पर रिकॉर्ड डिलीट कर देता है। फिर गार्ड 11 उसे कहती है कि अब उसे उस ऑफिसर को भी मारना होगा, लेकिन तभी ऑफिसर बताता है कि रिकॉर्ड की हार्ड कॉपीज फ्रंटमैन के ऑफिस के आर्काइव में है जहां सिर्फ फ्रंटमैन ही जा सकता है। खिलाड़ी फाइनल गेम के मैदान में पहुंचते हैं जहां 3 बहुत बड़े बड़े पिलर्स होते हैं, एक ट्रायंगल, एक सर्कल और एक स्क्वायर के शेप में। गार्ड 11 ऑफिसर को लिफ्ट के जरिए फ्रंटमैन के ऑफिस तक चली जाती है। अचानक ऑफिसर उस पर हमला कर देता है और बंदूक छीनने की कोशिश करता है। दोनों में फाइट होती है और गेम में खिलाड़ी एक एलिवेटर में खड़े होते हैं और ऊपर एक पीले स्क्वायर में जाकर रुकते हैं। वीआईपीज उन्हें खिड़की से देखते हैं और अनाउंसर कहती है स्काई स्क्विड गेम में आप सभी का वेलकम है। ऑफिसर गार्ड 11 से पूछता है कि आखिर वो ये सब क्यों कर रही है और उसे ये भी पता है कि वो और प्लेयर 246 अम्यूजमेंट पार्क में साथ काम करते थे। वो कहती है कि अगर 246 मरा तो उसकी बेटी भी मर जाएगी। ऑफिसर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि जो अपने बच्चे को छोड़ आई वो अब किसी और के बच्चे के लिए इतनी परवाह क्यों कर रही है। वो ऑफिसर से रिक्वेस्ट करती है कि उन्हें जाने दो, लेकिन वो चाकू निकालता है और कहता है कि वो इतनी आसानी से दोनों को जाने नहीं देगा। दोनों में फिर फाइट होती है। वो चाकू छीनती है लेकिन वो उसके सिर पर टूटे हुए शीशे के बॉटल मारता है। फिर वो कहता है कि उसने उसे इसलिए यहाँ नहीं बुलाया कि वो दोनों नॉर्थ कोरिया से हैं, बल्कि इसीलिए क्योंकि उसे लगा कि वो उसे समझेगी। वो बताता है कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी इंसान खो दिया। फिर वो उसके पेट में चाकू घोंप देता है। तभी उसका वॉकी टॉकी बजता है और कंट्रोल रूम उसे बताता है गेम शुरू होने वाला है। ऑफिसर कहता है मैं तुरंत आता हूँ। फिर वो एक स्क्रीन ऑन करता है ताकि गार्ड 11 फाइनल गेम देख सके। वो कहता है कि नोयुल को भी गेम में डाल देना चाहिए था क्योंकि उसने अपनी बच्ची को बचाने के बजाय उसे नॉर्थ कोरिया में ही छोड़ दिया। वो एलिवेटर की ओर रेंगती है और ऑफिसर चाकू लेकर उसके पीछे आता है। वो कहता है कि बिना उसके मास्क के वो एलिवेटर नहीं चला पाएगी, लेकिन वो दरवाजा खोलती है और अंदर रखी बंदूक उठाकर उस ऑफिसर को गोली मार देती है। फाइनल गेम में खिलाड़ियों को रूल्स बताए जाते हैं। 3 पिलर्स होंगे, पहले स्क्वायर, फिर ट्रायंगल और आखिर में सर्कल। हर पिलर पर एक पुशिंग गेम होगा जिसमें उन्हें किसी न किसी खिलाड़ी को गिराना होगा और हर बार कोई ना कोई मरेगा। अगर टाइम लिमिट के अंदर टास्क पूरा नहीं किया गया तो सारे खिलाड़ी मारे जाएंगे। खिलाड़ी गीहून और बच्चे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तभी प्लेयर 125 को हेलुसिनेशन होने लगती है। उसे लगता है थैनोस उस पत्थर के जरिए लटका हुआ है और उसे दवाई की भीख मांग रहा है जो उसके गले के नेकलेस में रहता था। फिर थैनोस की शक्ल प्लेयर 124 में बदल जाती है जो उसका पैर पकड़ लेता है और वही दवाई मांगने लगता है। प्लेयर 125 इन दोनों हेलुसिनेशन से लड़ने की कोशिश करता है। अनाउंसर सबको बताती है जमीन पर लगे बटन को दबाकर गेम शुरू करें और उनके पास 15 मिनट होंगे। प्लेयर 100 कहता है कि हर राउंड में सिर्फ एक प्लेयर को एलिमिनेट करे ताकि कुल 3 ही मरे। वो बताता है कि हर राउंड में वोट से डिसाइड करेंगे कि किसे हटाना है। वो प्लेयर पहले बच्चे को एलिमिनेट करने की बात करते हैं और गीहूं से कहते हैं कि ये बच्चा नहीं बचने वाला। 333 इसका विरोध करता है और कहता है हमें गीहून को ही एलिमिनेट करना चाहिए क्योंकि वो इस बच्चे को किसी भी हाल में बचाएगा। कोई कहता है कि दोनों मतलब कि गीहून और बच्चे दोनों को गिरा देते हैं, लेकिन दूसरा बोलता है कि ऐसा होने से 3 से ज्यादा लोग मर जाएंगे। सबकी नजर प्लेयर 125 पे जाती है जो गिड़गिड़ाता है और चिल्लाता है कि कोई उसे ना गिराए। अब बस 4 मिनट बचे हैं। प्लेयर 333 स्क्वायर पिलर के जमीन से एक लंबा सा पोल खींचता है और उसका इस्तेमाल करके प्लेयर 125 को नीचे गिरा देता है। उसे लगता है कि जैसे उसकी मरी हुई दोस्त जिसे प्लेयर 124 ने मारा था उसका हाथ पकड़ के साथ गिर रही हो। बाकी खिलाड़ी प्लेयर 333 की तारीफ करते हैं। इस बीच सोल्जर की टीम प्लेयर 246 का पीछा करती है जो कि बोट में भाग रहा था। फ्रंटमैन के ऑफिस में गार्ड 11 एक दरवाजा खोलती है और अंदर प्लेयर 1 यानी कि कमांडर ओह की लाश होती है। उसके पास में आउल मास्क रखा
रखा था। एक और दरवाजा लॉक होता है जिसे वो गोली मार के खोलती है और सीढ़ियां नीचे जाती है। नीचे एक और दरवाजा शूट करके वो खोलती है और वहां पर हार्ड कॉपी रिकॉर्ड्स का आर्काइव होता है। गेम एरिया में एक नया ब्रिज बनता है जो खिलाड़ियों को ट्रायंगल पिलर तक ले जाता है। वीआईपी सोचते हैं कि आखिर कैसे गीहुन और उस बच्चे को अलग किया जाए ताकि उन्हें तुरंत मारा जा सके। प्लेयर 100 राउंड शुरू करने वाला होता है लेकिन 333 उसे रोक लेता है। कहता है कि टाइमर शुरू होने से पहले गीहुन और बच्चे को अलग करना होगा। फिर वोटिंग होती है और डिसाइड होता है कि अगला टारगेट बच्चा होगा। यहाँ तक कि प्लेयर 333 भी मान जाता है जो कि उस बच्चे का बाप है, लेकिन ये बात अभी तक किसी को नहीं पता। 353 पिलर से एक पोल निकालता है और गीहुन से कहता है कि इस बच्चे को पोल के छोर पे टांग दो। वो बहस करते हैं कि दोनों को गिरा दिया जाए, लेकिन गीहुन कहता है कि अगर हम दोनों को यहीं मार दोगे तो अगले पिलर में किसको मारोगे। तभी प्लेयर 203 बटन दबा देता है और 15 मिनट का टाइमर शुरू हो जाता है। वो कहता है ज्यादा मत सोचो, दोनों को गिरा दो। गीहुन 353 से कहता है कि अगर तुम हम दोनों को नीचे गिरा दोगे तो बाकी सभी मिलकर तुम्हें अगले राउंड में नीचे गिरा देंगे। 353 अब ये करने से मना कर देता है और 203 पोल छीनने की कोशिश करता है। दोनों में झगड़ा होता है और प्लेयर 333 कहता है उसके पास एक आइडिया है। उधर गार्ड 11 को प्लेयर 246 की फाइल मिलती है। दूसरी तरफ सोल्जर की टीम प्लेयर 246 के बोट पर गोली चलाती है और उसका मोटर खराब कर देती है। बोट रुक जाती है। गेम में सारे खिलाड़ी वापस रॉक पेपर सीजर खेलते हैं और जो हारते हैं वो है प्लेयर 100 और प्लेयर 336। फिर वो दोनों एक दूसरे से खेलते हैं और प्लेयर 336 हारता है और अब उसे बच्चे को लेने जाना होगा। उधर गार्ड प्लेयर 246 को मारने पहुंचते हैं, लेकिन जूनहो और उसका साथी दूसरे बोर्ड से गार्ड को गोली मार के 246 को बचा लेता है। गेम में बाकी खिलाड़ी अपना जैकेट को बांधकर एक लंबी रस्सी बनाते हैं और वो प्लेयर 336 के कमर पे बांधते हैं। वो रिक्वेस्ट करता है कि मुझे पकड़ के रखना। 333 उसे समझाता है कि अगर वो बच्चे को नहीं ला पाया तो तुम सामने से हट जाना ताकि हम सब गीहुन को गिरा सकें। प्लेयर 336 गीहुन के पास जाता है और कहता है कि वो लोग पट्टी निकालेंगे और जिसके पास सबसे छोटा पट्टी होगा वो हारेगा। 336 चालाकी से गीहुन को पास बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन गीहुन मना करता है। कहता है कि मुझे वो पट्टी यहाँ लाके दो। जब 336 पट्टी मांगता है तो प्लेयर 100 कहता है कि मुझे वो पट्टी दोबारा गिनने होंगे ताकि मैं कंफर्म हो जाऊं। तभी अचानक 336 आगे कूदता है और गीहुन को पकड़ लेता है और खींचने लगता है, जबकि बाकी खिलाड़ी उसके कमर से बंधी जैकेट को खींचते हैं। गीहुन तेजी से फ्रंटमैन वाला चाकू निकालता है और जैकेट काट देता है। फिर वो चाकू प्लेयर 336 की गर्दन पे रख देता है। उसी वक्त प्लेयर 333 पीछे से पोल लेकर दौड़ते हुए आता है और चिल्लाता है साइड हो जाओ। गीहुन पीछे हटता है और 333 प्लेयर 336 को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। फिर वो गीहुन से कहता है कि अब मैं तुम्हारे साइड हूँ। बाकी प्लेयर कहते हैं कि अब और किसी को नहीं मारना चाहिए और वो पट्टी निकालने का सुझाव देते हैं। वोट होता है और 4 लोग अग्री कर जाते हैं। मेजोरिटी से प्लान पास होता है, लेकिन प्लेयर 333 कहता है कि बाकी लोग धोखा दे सकते हैं। बाकी खिलाड़ी उस पर ही धोखा देने का आरोप लगाते हैं क्योंकि उसने पहले बेबी को मारने की बात की थी। तभी 333 सबको चौंकाते हुए कहता है कि वो बच्ची मेरी बेटी है। वीआईपीज़ को ये ड्रामा बहुत पसंद आता है और एक वीआईपी कहता है कि गीहुन को वापस लाना फ्रंटमैन का बहुत अच्छा आइडिया था। 333 गीहुन से कहता है कि अब हम दोनों को टीम बनानी चाहिए क्योंकि दोनों के पास हथियार है। लेकिन तभी बाकी खिलाड़ी अचानक प्लेयर 39 पे हमला कर देते हैं और उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर देते हैं। प्लेयर 100 कहता है इसको अधमरा कर देते हैं, फिर इसे पुल पार करके ले जाएंगे और अगले पिलर से नीचे गिरा देंगे। वो लोग उसे इतना मारते हैं कि उसका पैर तक टूट जाता है। गीहुन अपने चाकू के साथ उनकी ओर बढ़ता है और कहता है ये तरीका सही नहीं है, हमें वो पट्टी निकालनी चाहिए। जो छोटी पट्टी निकालेगा उसे हम नीचे फेंक देंगे। फिर अचानक उन सभी के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और प्लेयर 203 चाकू छीन लेता है और गीहुन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त 333 353 को धक्का देकर गिरा देता है। गीहुन प्लेयर 203 को चाकू मार देता है इससे पहले कि वो उसका गला घोट दे। उधर बच्ची वही जमीन पर पड़ी होती है जहां गीहुन ने उसे छोड़ा था और वो रो रही थी। अब बचते हैं सिर्फ प्लेयर 100, घायल प्लेयर 309, प्लेयर 333 गीहुन और वो बच्ची। प्लेयर 100 जैसे ही प्लेयर 333 पोल लेकर उसकी तरफ बढ़ता है वो गिड़गिड़ाने लगता है, लेकिन प्लेयर 333 कहता है कि अगर मैं तुझे गिरा दूं तो हम सबको 15.2 बिलियन वॉन मिलेंगे और फिर वो उसे धक्का देकर गिरा देता है। तभी उसकी नजर जाती है प्लेयर 309 पे जो रेंगता हुआ किनारे की तरफ जा रहा था। 333 उसे कहता है गिरो मत, पहले हम लोग बात कर लेते हैं, लेकिन प्लेयर 309 वहीं से कूद जाता है। अब फाइनल राउंड के लिए सिर्फ 3 लोग बचे हैं, प्लेयर 333 गीहुन और बेबी, जिनमें से सिर्फ अब एक को गिराया जाना है। लास्ट एपिसोड मतलब 6th एपिसोड के शुरुआत में
जुनहो प्लेयर 246 के बोट पे चढ़ जाता है। 246 ने पीछा कर रहे गार्ड्स को मार दिया था और खुद गार्ड की यूनिफॉर्म में होता है, इसलिए जुनहो उसे गार्ड समझ लेता है। लेकिन जैसे ही जुनहो उस पर बंदूक तानता है, प्लेयर 246 उसे सारी सच्चाई बता देता है। जुनहो एक स्कैनर से उसकी पहचान वेरीफाई करता है। स्कैनर से उसे पता चलता है वो तो सच में एक प्लेयर है। जुनहो उसे पूछता है कि ये गेम्स कहाँ खेले जा रहे हैं, कौन से आइलैंड में। प्लेयर 246 एक धुंधले से आइलैंड की तरफ इशारा करता है जो कि दूर से मुश्किल से दिख रहा था। दूसरी तरफ फाइनल गेम के पास प्लेयर 333 गीहून से पूछता है, बच्ची ठीक है या नहीं। गीहून कहता है हाँ ठीक है। तभी उन्हें मैसेज आता है कि अब फाइनल राउंड शुरू होने वाला है और उन्हें ब्रिज पार करना होगा। 333 सबसे पहले ब्रिज पार कर लेता है और बीच में एक लंबा सा पोल निकाल लेता है और फिर वो पीछे प्लेटफॉर्म पे खड़े गीहून से कहता है कि बच्ची उसे दे दे और खुद वहीं रुका रहे। गीहून उसे कहता है कि अगर मैं बच्ची दे दूं तो आखिरी प्लेटफॉर्म पर तुझे खुद को या फिर इस बच्ची को गिराना होगा। 333 कहता है मुझे पता है। गीहून के पास ब्रिज पार करने के लिए सिर्फ 5 मिनट है। दूसरी तरफ एक गार्ड फ्रंटमैन को वीआईपी रूम से बाहर बुलाता है। इस बीच गार्ड 11 फ्रंटमैन के ऑफिस में होती है। वो आर्काइव में रखे फाइल्स पर अल्कोहल डालती है और लाइटर से उन्हें आग लगा देती है। वो पहले से ही घायल होती है और उसका तो खून भी बह रहा था। वो और अल्कोहल डालती है ताकि आग जल्दी फैल सके। जैसे वो बाहर जाने लगती है उसकी नज़र कुछ फाइल्स पे पड़ती है जिन पर लिखा होता है लिस्ट। ब्रिज पर प्लेयर 333 अपनी बच्ची मांगता है और आगे बढ़ता है। गीहून कहता है कि अगर हम दोनों भी सही सलामत पार नहीं हुए तो मेरी हार पक्की है। प्लेयर 333 कहता है तो फिर हम सबको साथ में मर जाना चाहिए। इधर एक ऑफिसर फ्रंटमैन को रेडार पर आ रहे एक बोट को दिखाता है। उस बोट पर जुनहो कहता है कि उसने कोस्ट गार्ड को कॉल कर लिया है, जबकि उसका साथी घायल प्लेयर 246 की मदद कर रहा है। जुनहो कहता है कि कोस्ट गार्ड 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। फिर वो खुद डाइविंग गियर पहनकर अकेले पानी में उतरने की तैयारी करता है। गेम रूम में गीहून कहता है कि वो प्लेटफॉर्म पर खुद को मरवा देगा ताकि बच्ची जिंदा रह सके। प्लेयर 333 उस पर यकीन नहीं करता। गीहून कहता है मैंने प्लेयर 222 से वादा किया था कि बच्ची सुरक्षित रहेगी, इसलिए तुम्हें मुझ पर भरोसा करना ही होगा। 333 उसे 222 से मिले होने का इल्जाम लगाता है। कहता है कि तुम दोनों का कुछ चल रहा था। गार्ड 11 लिस्ट वाली फाइल को पलटती है और उसमें उसे अपना ही नाम दिखाई देता है। गीहून बच्ची को बहुत ध्यान से ब्रिज के ऊपर रखता है और 333 उसे पीछे हटने को बोलता है और गीहून पीछे हट जाता है। अब सिर्फ 40 सेकंड बचे होते हैं। प्लेयर 333 पोल का इस्तेमाल करके बच्ची को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन उसी दौरान गीहून उस मरे हुए प्लेयर की बॉडी से चुपके से फ्रंटमैन वाला चाकू निकालता है और जैसे ही ब्रिज पीछे खींचने लगता है गीहून आखिरी 2 सेकंड में छलांग लगाकर दूसरी तरफ पहुंच जाता है। उसके पास चाकू होता है और सामने वो 333 पोल पकड़े खड़ा होता है। गार्ड 11 की फाइल में लिखा होता है कि उसे नॉर्थ कोरिया से भगा कर यहाँ लाया गया था और अम्यूजमेंट पार्क में वो परफॉर्मर की नौकरी करती थी। फाइल में एक फैमिली फोटो भी होता है उसके पति और उसकी बेटी के साथ। लिखा होता है कि उसके पति को फांसी दी गई थी और उसकी बेटी भी अब जिंदा नहीं है। 333 और गीहून के बीच में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। 333 गीहून के हाथ से चाकू गिरा देता है और उसी वक्त प्लेटफॉर्म से एक बटन ऊपर उठता है जिसे दबाए बिना फाइनल राउंड ऑफिशियली शुरू नहीं होगा। दोनों की फाइट जारी रहती है और लंबा पोल भी किनारे से नीचे गिर जाता है। गीहून दोबारा चाकू उठा लेता है, लेकिन तभी प्लेयर 333 बच्ची को उठा लेता है और उसे प्लेटफॉर्म के नीचे फेंकने की धमकी देता है। गीहून पीछे हटता है और 333 बच्ची को प्लेटफॉर्म पे नीचे रख देता है और चाकू उठाता है और गीहून पर हमला कर देता है। वो उसे साइड में कट मारता है और फिर उसके हाथ में चाकू घोंपता है, लेकिन गीहून अपने हाथ पर जैकेट लपेट रखी होती है बचाव के लिए। दोनों प्लेटफॉर्म के किनारे से नीचे गिर जाते हैं। गीहून एक हाथ से प्लेटफॉर्म पकड़ लेता है और प्लेयर 333 उसे पकड़ लेता है, लेकिन जैकेट फट जाती है। गीहून खुद को ऊपर खींच लेता है, लेकिन 333 नीचे गिर के मर जाता है। गीहून खुद को और बच्ची को प्लेटफॉर्म पर वापस लाता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि अभी तक बटन दबाया नहीं गया था। उधर कोस्ट गार्ड वापस आता है, लेकिन एक ड्रोन आइलैंड से सब कुछ देख रहा था। जुनहो आइलैंड से नीचे एक दरवाजे तक पहुंचता है। वहीं गार्ड 11 फ्रंटमैन के ऑफिस में बैठी होती है। उसके सामने आर्काइव जल रहा था। फिर वो अपने सिर पर बंदूक तानी बैठी होती है खुद को मारने के लिए। फाइनल गेम में गीहून आगे बढ़ के बटन दबा देता है और उसके पास 10 मिनट है। गार्ड 11 जैसे ही गेम स्क्रीन से बच्चे की रोने की आवाज सुनती है, वो खुद को मारने का इरादा बदल लेती है। अब सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। गीहून प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ा होता है, बच्ची को गोद में लिए। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो बच्ची को नीचे रखता है और खुद पीछे गिर के जान दे देता है बच्ची की जान बचाने के लिए, जिसके बाद ये गेम यहीं खत्म हो जाता है।
एक ऑफिसर फ्रंटमैन को बताता है कि कोस्ट गार्ड का जहाज पास है। फ्रंटमैन तुरंत इवैक्यूएशन का आदेश देता है और एक लाल बटन दबा देता है, जिससे कि 30 मिनट का सेल्फ डिस्ट्रक्ट टाइमर चालू हो जाता है। जूनहो एक सीढ़ी चढ़ता है और दीवार पर बंधा वही बॉम्ब देखता है, 30 मिनट के काउंटडाउन के साथ। गार्ड 11 फिर से अपना यूनिफॉर्म पहनती है, लेकिन इस बार ऑफिसर का मास्क पहनकर एलिवेटर में चढ़ जाती है। फ्रंटमैन गीहुन की डेड बॉडी के पास पहुंचता है। जूनहो फ्रंटमैन के ऑफिस तक पहुंच जाता है और वहां पर एक स्क्रीन पर उसे सर्कल पिलर पर बच्ची के साथ अपने भाई को खड़ा देखता है। जूनहो स्क्रीन पर गोली चलाता है, जिससे स्क्रीन टूट जाती है। फ्रंटमैन सर्कल पिलर पर बच्ची को गोद में लिए खड़ा था। जूनहो शीशे पर गोली चला देता है ताकि फ्रंटमैन की लोकेशन दिख जाए। वो चिल्लाता है, मेरे भाई आखिर तूने ये सब क्यों किया? इनहो यानी कि फ्रंटमैन चुपचाप मुड़ता है और लिफ्ट से नीचे चला जाता है। कार्स और हेलीकॉप्टर्स आइलैंड से निकलने लगते हैं। गार्ड 11 भी एक गाड़ी में बैठी होती है, अपने घायल साइड को पकड़े हुए। टाइमर खत्म होने से पहले सिर्फ 30 सेकंड बचे होते हैं। आइलैंड अब पूरी तरह खाली हो चुका था। टाइमर खत्म होता है और पूरा आइलैंड जलकर राख हो जाता है। जूनहो ऐन वक्त पर बच निकलता है। अब सीन कट होता है एक अंधेरे हॉलवे की तरफ। एक आदमी बंदूक से ताला तोड़ता है और अंदर जाता है, जहां गीहुन का पिंक मोटल था। उसके बेडरूम में ढेर सारे पैसे पड़े होते हैं, जो उसकी जीत की रकम है। 6 महीने के बाद उसी अम्यूजमेंट पार्क में जहां कभी गार्ड 11 और प्लेयर 246 काम करते थे, प्लेयर 246 अब वहां पर पोर्ट्रेट्स बना रहा था। वो गार्ड 11 की ड्राइंग बना रहा था, लेकिन उसे वो पहचानता नहीं है। वो कहता है, लगता है कि मैंने आपको कहीं देखा है। गार्ड 11 जवाब देती है कि मैं कभी यहाँ काम करती थी। तभी उसकी बेटी दौड़ती हुई वहां पर आती है और गार्ड 11 उसे मुस्कुराकर मिलती है। 246 पूछता है, क्या आप मेरी बेटी को जानती हैं? वो कहती है, मैं जब यहाँ काम करती थी तभी मुझे सुनने को मिला कि आपकी बेटी को बीमारी थी। 246 कहता है कि अब तो मेरी बेटी काफी इम्प्रूव हो गई है। गार्ड 11 जाने लगती है, लेकिन प्लेयर 246 कहता है कि मैंने आपका स्केच अभी पूरा नहीं किया। वो मुस्कुराकर कहती है कि मैं फिर कभी वापस आऊंगी। गार्ड 11 अपने कार में बैठती है और तभी उसके पास एक कॉल आता है किसी अनजान आदमी का। जब वो पूछती है कौन, तो जवाब देता है, मैं पार्कमैन चो बोल रहा हूँ, वही जो मैं आपकी बेटी को ढूंढने में मदद कर रहा था। वो कहता है, शायद आपकी बेटी को किसी ने चाइना में देखा है, लेकिन अभी भी कुछ कंफर्म नहीं है। दूसरी तरफ एक जेल से कैदियों को छोड़ा जाता है। वूसियो को रिहा किया जाता है। बाहर जूनहो और वूसॉक का दोस्त उसका स्वागत करते हैं। जब वो कार में बैठते हैं, जूनहो पूछता है, अब आगे क्या करना है? वूसियो कहता है, पता नहीं, अब तो रिक्रूटर को ढूंढ भी नहीं सकते। वो जूनहो से पूछता है कि तुम क्या करोगे? जूनहो कहता है, मैं तो अब डिटेक्टिव भी नहीं रहा। वूसियो पूछता है, क्या तुम हमारे साथ काम करोगे? जूनहो हंसकर कहता है कि हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, हम लोग लोन शार्क बनेंगे कैसे? वूसियोक पूछता है, क्या गीहुन के पैसे खत्म हो गए हैं? जूनहो जवाब देता है, जब मैं वहां पहुंचा तब तक वहां कुछ बचा नहीं था। वूसियोक सोच में पड़ जाता है, कहीं गीहुन ही पैसे लेकर भाग तो नहीं गया। उसे ये भी नहीं पता कि गीहुन मर चुका है। जब जूनहो अपने अपार्टमेंट में अकेला लौटता है, वहां वो बच्ची होती है, प्लेयर 222 की जैकेट पहने हुए। उसके पास में एक काले रंग का एनवलप पड़ा होता है, जिसमें लाल रिबन बंधी होती है। एनवलप के अंदर लिखा होता है प्लेयर 222 विनर, और उसमें जूनहो के नाम का एक बैंक कार्ड भी होता है। जूनहो कार्ड लेकर एटीएम जाता है। जब पिन मांगा जाता है तो वो एंटर करता है 0222। एटीएम काम करता है और जूनहो स्क्रीन पर बैलेंस देखता है 45.6 बिलियन वॉन। खैर, इधर एयरपोर्ट के अराइवल एरिया में पार्क मॉनचोल, जो खोए हुए फैमिलीज को मिलवाने में मदद करता है, वो एक औरत को वहां बुलाता है। वो कहता है कि शायद वो सेबियोक की माँ है। सेबियोक वही प्लेयर थी जो सीजन 1 में मर गई थी। वहां पर सांगवू की माँ भी होती है और उसके साथ में सेबियोक का छोटा भाई भी, जिसका नाम चोल होता है। और वो बुजुर्ग औरत जो वहां पर आई है, वो कोई और नहीं बल्कि वो उसकी माँ होती है। चोल अपने माँ को झुककर नमस्ते करता है। माँ माफी मांगती है कि उसे आने में देर हो गई। फिर सब गले लगते हैं। आखिरकार वो परिवार मिल गए। उसी वक्त पार्क मंचोल ऊपर देखता है और उसे नो यूल एयरपोर्ट पे दिखाई देती है। वो चाइना की लिफ्ट पकड़ने के लिए जा रही थी। पार्क उसे कॉल करता है, पूछता है, क्या तुम आज ही निकल रही हो? वो कहती है, हाँ, मैं भी एयरपोर्ट में हूँ। पार्क माफी मांगता है कि आखिरी वक्त में वो उसे मिल नहीं पाया। वो कहता है कि चाइना में कोई उसका इंतजार कर रहा होगा और उम्मीद करता है कि वहाँ उसकी बेटी उसे मिल जाएगी। इस बीच वूसियोक और उसका दोस्त पिंक मोटल पहुंचते हैं, वही जगह जहां पर गीहुन रहता था। वूसियो कहता है कि अब हम इस होटल को दोबारा से ओपन करेंगे। वूसियो को वहां का ओनर होगा और उसका दोस्त मैनेजर। उसका दोस्त वो जगह दिखाता है जहां पहले से पैसे रखे होते हैं। वो फिर से सोचते हैं कि आखिर वो पैसा कौन ले गया होगा। सीन कट होता है लॉस एंजलिस में। एक आदमी सूट पहनकर एक घर से बाहर आता है और डोरबेल बजाता है। एक छोटी लड़की दरवाजा खोलती है और वो है गीहुन की बेटी।
सॉन योंग फ्रंटमैन दरवाजे पर खड़ा है। वो पूछता है क्या सॉन योंग यहाँ रहती है। वो कहती है हाँ और पूछती है आप हो कौन। फ्रंटमैन कहता है मैं तुम्हारे पापा का दोस्त हूँ और उन्हीं की तरफ से एक गिफ्ट लाया हूँ। वो उसे काला बॉक्स देता है जिस पर लाल सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर बना होता है। सॉन योंग पूछती है क्या पापा ने मुझे बस चेक करने के लिए इसे भेजा है। फिर वो गुस्से में कहती है उन्हें बोलना कि मैंने उनका इंतजार करना बंद कर दिया है, अब वो मुझे भूल सकते हैं। वो दरवाजा बंद करने वाली थी लेकिन फ्रंटमैन उसे रोकता है। वो धीरे से कहता है कि उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे और मरने से पहले उन्होंने ये बॉक्स उसकी बेटी को देने के लिए कहा था। सोन योंग चुपचाप बॉक्स को ले लेती है। फ्रंटमैन फिर वहां से चला जाता है। बॉक्स के अंदर उसे गीहूं की खून से सनी हुई प्लेयर 456 वाली जैकेट मिलती है। ऊपर रखा होता है काला लिफाफा जिस पर लाल रिबन बंधा है। वो उसे खोलती है और उसके नाम का एक बैंक कार्ड होता है। फ्रंटमैन जब एले की सड़कों पर गुजर रहा होता है उसकी कार एक जगह रुकती है। उसे खिड़की से कोई आवाज सुनाई देती है। एक गली में एक औरत सूट में किसी आदमी के साथ दागची खेल रही थी। वो बार बार जीतते जा रही थी और उस आदमी को जोर से थप्पड़ मारती है। फिर वो फ्रंटमैन की तरफ देखती है और उसे एक हल्की सी स्माइल और सिर से इशारा करती है। गेम खेलने वाला आदमी बोलता है मैं एक और बार ट्राई करना चाहता हूँ। फिर गेम दोबारा शुरू होती है और इसी के साथ स्क्विड गेम सीजन 3 यहीं पर एंड हो जाती है। वैसे तो यही फाइनल एंडिंग है लेकिन अभी तक कुछ भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ। लेकिन एंड में जो सीन दिखाया गया है वो इशारा करता है कि शायद अभी भी कोई गेम का अमेरिकन वर्जन आ सकता है, जैसे कि हमने सीजन 1 में देखा था। स्क्विड गेम दुनिया के कई देशों में खेला जाता है। कुछ रिपोर्ट्स आई थी जिनमें कहा गया था कि स्क्विड गेम का एक इंग्लिश वर्जन रिलीज होगा और उसे शायद डेविड फिंचर बना सकते हैं जो कि हॉलीवुड के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। और अगर वो बनाएंगे तो उम्मीद है कि कुछ तो अच्छा होगा। लेकिन सच बोलूं तो अब अंदर से इंटरेस्ट भी नहीं है क्योंकि मुझे सीजन 3 उतना कुछ खास नहीं लगा। यहाँ जो आखिरी सीन था स्क्विड गेम सीजन 3 का, हो सकता है कि वो असल में स्क्विड गेम अमेरिका का पहला सीन हो। खैर इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।